डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। अगर कभी टपरी पे चाय पीकर बिना 2 बार सोचे उस नीले क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट किया है तो रुको और इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि हमारे जैसे करोड़ों मिडिल क्लास वालों के लिए ये सिर्फ एक ऐप नहीं थी, ये हमारी आदत थी। पता है, पिछले कुछ दिनों से जो आरबीआई और सेबी के स्ट्रिक्ट एक्शंस न्यूज में घूम रहे हैं, ये उन सबका बाप है। ये एक्सप्लेनर उस पूरे एम्पायर के गिरने की ऐसी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है जिसके पॉइंट नंबर 4 पर दिमाग सुन पड़ जाएगा। आज 3 ऐसी सच्चाइयां खुलेंगी जो बताएंगी कि कैसे एक 8 साल पुरानी वार्निंग को लगातार अनसुना किया गया, कैसे मनोज जैसे एक आम आदमी का डाटा सरहद के पार जा रहा था और कैसे 5,000 करोड़ रुपए हवा में गायब हो गए। अब देखो, आम इंसान को क्या लगता है, यही ना कि आरबीआई का दिमाग खराब हुआ और गुस्से में आकर रातों रात एक सडन बैन लगा दिया, स्विच ऑफ, गेम ओवर। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये कोई रातों रात फेल होने वाला ओवरनाइट बैंकिंग फेलियर नहीं था। दरअसल ये 8 साल लंबा एक ऐसा सागा था जिसमें रूल्स को टिश्यू पेपर की तरह फेंका गया। बार बार वार्निंग्स मिली, पर एक ऐसी शॉकिंग एरोगेंस दिखाई गई जिसने आगे चलकर देश की नेशनल सिक्योरिटी तक को खतरे में डाल दिया। यहाँ एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का सबसे बड़ा टकराव देखिए। एक तरफ था इस ऐप का पब्लिक फेस, मनोज नाम के एक टिपिकल मिडिल क्लास सैलरीड अंकल का एग्जांपल लेते हैं। मनोज अंकल के लिए ये ऐप एक सुपर सेफ तिजोरी थी। सैलरी आई, थोड़ा पैसा वॉलेट में डाला, गाड़ी के फास्टैग में बैलेंस रखा और टेंशन फ्री। फ्रंट एंड पे सब कुछ इतना नीट एंड क्लीन था कि किसी को शक ही नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इस नीली ऐप की प्राइवेट रियलिटी बहुत डार्क थी। बैकएंड में एक मैसिव कंप्लायंस का वोल्केनो उबल रहा था, एक ऐसी जगह जहां नियम और कानून बस पेपर पर धूल खा रहे थे। अब ये वोल्केनो बनना शुरू कहां से हुआ? इसकी शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू होती है 2010 से। तब ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक सिंपल मोबाइल रिचार्ज की दुकान थी। ठीक ठाक धंधा चल रहा था, लेकिन फिर आता है 2016, डीमोनेटाइजेशन की वो रात जहां 500 और 1000 के नोट अचानक से रद्दी बन गए। पूरा देश कैश के लिए एटीएम के बाहर लंबी लाइन में खड़ा था। उस रात जब हर फैमिली अपनी सेविंग्स को लेकर डर में थी, इस प्लेटफॉर्म ने अगले ही दिन न्यूज़पेपर में एक फुल पेज ऐड निकाला। हेडलाइन थी, थैंक यू मोदी जी, मास्टर स्ट्रोक। उस एक रात में ऐप के डाउनलोड्स 3 गुना बढ़ गए। सब्जी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक हर जगह इनका क्यूआर कोड लग गया और इस एक्सप्लोसिव बूम ने 2017 में इन्हें एक बहुत बड़ा इनाम दिलाया, आरबीआई की तरफ से एक पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस। अब जहां पब्लिक जाती है वहां पैसा आता है, और यहाँ तो पैसों की बाढ़ आ गई। इस $16 बिलियन के नंबर को ध्यान से देखो। ये कोई आम फिगर नहीं है, ये इस कंपनी की पीक वैल्यूएशन थी। सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा, आंट फाइनेंशियल जैसे ग्लोबल जायंट्स ने अपना पैसा इसमें पानी की तरह बहाया। ये वो टाइम था जब इस प्लेटफॉर्म का फाउंडर इंडिया का यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर बन गया। हर स्टार्टअप मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो थी। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल आता है, अगर सब कुछ इतना परफेक्ट था तो वो क्या दीमक थी जो इस $16 बिलियन के महल को अंदर से खोखला कर रही थी? इसे समझने के लिए पहले एक फंडा क्लियर करना पड़ेगा। आखिर ये पेमेंट्स बैंक काम कैसे करता है? यहाँ इस डेफिनेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल बैंक कब डूबता है? जब वो बड़े बड़े टाइकून्स को हजारों करोड़ का लोन दे देता है और वो लोग देश छोड़कर निकल लेते हैं। बैंक फेल। लेकिन एक पेमेंट्स बैंक के डूबने का कॉन्सेप्ट ही फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि एक पेमेंट्स बैंक किसी को लोन दे ही नहीं सकता। ये एक स्पेशल अल्ट्रा लो रिस्क कैटेगरी है। इसका काम सिर्फ इतना है, डिपॉजिट्स लेना, यूपीआई और वॉलेट ट्रांजैक्शन स्मूथली हैंडल करना और पैसों को सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखना। जीरो रिस्क, फुल सेफ्टी। जब आगे किसी को उधार ही नहीं देना तो फेल होने का चांस कहाँ बचा? फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ वहां हुई जिसे बैंकिंग की भाषा में कहते हैं कंप्लायंस। अब इन रेड फ्लैग्स को ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं डेटा लोकलाइजेशन की। सरकारी ऑर्डर क्लियर था कि इंडियंस का डेटा इंडिया के सर्वर्स में ही रहेगा, पर इन मैंडेट्स को लगातार इग्नोर किया गया। फिर आता है इसका सबसे खतरनाक पॉइंट, रिपीटेड केवाईसी वायोलेशंस। देखो, केवाईसी कोई सरकारी बैंक का बोरिंग फॉर्म नहीं है। केवाईसी आपके घर के मेन डोर का वो सॉलिड लॉक है जो हवाला, टेरर फंडिंग और डेली स्कैम्स को बाहर रखता है। और यहाँ लाखों अकाउंट्स ऐसे चल रहे थे जिनका केवाईसी वेरीफाई ही नहीं हुआ था। तीसरा फेल था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स को ठीक से फॉलो ना करना। और चौथा, सबसे बड़ा रिस्क, चाइना लिंक्ड डेटा शेयरिंग, जिसकी आग बहुत दूर तक जाने वाली थी। ये लापरवाहियां नहीं थी, ये सिस्टम का उड़ाया हुआ मजाक था। इमारत गिरने से पहले दरारें दिखती हैं। 2018 में ही आरबीआई ने पहला लाल झंडा दिखा दिया था। उन्होंने बैंक को नए कस्टमर्स जोड़ने से सीधा ब्लॉक कर दिया। रीजन, वही लाखों अनवेरिफाइड केवाईसी अकाउंट्स। अब नॉर्मल कंपनी होती तो माफी मांगती और सिस्टम क्लीन करती, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरबीआई का सब्र धीरे धीरे खत्म हो रहा था। 2021 में एक बड़ी फाइनेंशियल पेनल्टी लगी और जब बात नहीं बनी तो 2022 में आरबीआई ने एक डीप ऑडिट कंडक्ट किया। बैंक के बैकएंड आईटी सिस्टम्स को पूरा खोलकर देखा गया और उस ऑडिट में जो निकल कर आया उसने सबकी नींद उड़ा दी। उस ऑडिट के रिवील पर आने से पहले इस नंबर को देखिए, 1 करोड़ रुपए। ये वो पेनल्टी थी जो 2021 में लगी थी। अब आप सोचोगे, एक $multi billion कंपनी के लिए 1 करोड़ रुपए तो बस चिल्लर है, फाइन दिया और आगे बढ़े। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। रेगुलेटर की डिक्शनरी में 1 करोड़ का फाइन कोई चालान नहीं होता, ये एक ब्लेजिंग रेड सायरन होता है। ये आरबीआई की तरफ से लास्ट वार्निंग थी कि तुम हमारे रूल्स को हल्के में ले रहे हो।
पर इस रेड सायरन को इग्नोर किया गया और उसका रिजल्ट था 2022 का वो चिलिंग ऑडिट रिवील। और अब क्लाइमैक्स आता है। 2022 के उस डीप ऑडिट ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जिसने बैंकिंग ग्राउंड हिला दिया। ऑडिट अलर्ट सामने आया। बैंक बैकएंड डेटा वाज एक्सेस्ड बाय चाइना लिंक्ड एंटिटीज। अब जरा उस वक्त को याद करो। ये गालवान वैली के क्लैश के बाद का टाइम था। इंडिया और चाइना बॉर्डर पर टेंशन हाई थी। देश में सैकड़ों चाइनीज ऐप्स बैन हो चुके थे और ठीक उसी वक्त देश के सबसे बड़े पेमेंट्स बैंक के आईटी सिस्टम्स और बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसी एंटिटीज के साथ शेयर हो रहे थे जिनका कनेक्शन एंड फाइनेंशियल जैसी चाइनीज आर्म से था। ये अब कंप्लायंस की छोटी मोटी चूक नहीं बची थी, ये सीधा देश की नेशनल सिक्योरिटी पर एक मैसिव डेंट था। इस तूफान की आहट मार्केट के कुछ स्मार्ट लोगों ने पहले ही सुन ली थी। याद है 2021 का वो मेगा आईपीओ? लिस्टिंग के पहले ही दिन सिर्फ एक झटके में मार्केट से 5,000 करोड़ धुएं की तरह उड़ गए। जिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी सेविंग्स, अपनी एफडीज तुड़वाकर पैसा लगाया था, उनके सपने भस्म हो गए। एनालिस्ट्स पहले दिन से चिल्ला रहे थे कि अनप्राइस्ड रेगुलेटरी रिस्क्स एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। ये 5,000 करोड़ का वेल्थ डिस्ट्रक्शन शेयर मार्केट का तरीका था ये बताने का कि बैकएंड में कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। पर इस पब्लिक फेस के जादू में आम आदमी इस बॉम्ब की टिकिंग सुन ही नहीं पाया। और फिर वो दिन आया 31 जनवरी 2024। आरबीआई ने अपना आखिरी हथौड़ा मार दिया। भाषा बिल्कुल कोल्ड, डायरेक्ट और अनफॉरगिविंग थी। persistent non-compliances and continued material supervisory concerns। इस सरकारी लाइन का आसान इंग्लिश मतलब था, हमने बहुत वार्निंग दी, बहुत मौके दिए, पर तुमने हर बार फ्रॉड किया। आरबीआई ने मैसेज लाउड एंड क्लियर कर दिया, तुम्हारा पीआर चाहे कितना बड़ा हो, तुम्हारे पास कितनी भी फॉरेन फंडिंग हो, तुम कानून से बड़े नहीं हो। देश की आम जनता का पैसा किसी एक एरोगेंस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। आरबीआई ने डेडलाइन दी, सिर्फ 1 महीना, उसके बाद सीधा गेम ओवर। कोई नया पैसा डिपॉजिट नहीं होगा, वॉलेट टॉपअप बिल्कुल बंद, फास्टैग रिचार्ज लॉक। जरा उस चौराहे के दुकानदार का सोचो जिसका धंधा सिर्फ उस नीले क्यूआर कोड से चलता था। जरा उन 7 करोड़ गाड़ियों के ओनर्स का सोचो जो हाईवेज पर फास्टैग इनवैलिड होने के डर से पैनिक में थे। पूरे मिडिल क्लास इकोसिस्टम को सिर्फ 30 दिन मिले अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इस जाल से अनटैंगल करने के लिए। ये पैनिक आम लोगों ने अपने फोन की स्क्रीन पर लाइव देखा। जब सड़कों पर पैनिक होता है तो शेयर बाजार में खून बहता है। इस क्रैश को देखो, स्टॉक प्राइस 761 से सीधा डाइव मारकर 310 पर आ गिरा। रोज लोअर सर्किट, मार्केट कैप का बड़ा हिस्सा हवा हो गया। जो डेस्परेट मर्चेंट्स एक टाइम पर इनके सबसे बड़े सपोर्टर्स थे, उन्होंने ऐसी भागम भाग मचाई कि इनके काउंटर फेकर फोन पे और गूगल पे की तरफ भागने लगे। एक जमाने में जो ब्रांड डिजिटल पेमेंट का किंग था, उसके अपने ही लोग उसे दुकानों से हटा रहे थे। ट्रस्ट जब टूटता है ना, तो मार्केट कोई मर्सी नहीं दिखाता। तो आज क्या स्टेटस है? ऐप टेक्निकली अभी भी फोन में जिंदा है। डैमेज कंट्रोल करके एक्सिस और येस बैंक जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर यूपीआई चल रहा है, आज भी स्कैन हो जाता है। लेकिन जो उसका मेन इंजन था, वो फुल फ्लेज्ड बैंकिंग डिपॉजिट मॉडल, जिसमें आम जनता अपना पैसा सेफ मानकर वॉलेट में रखती थी, वो इकोसिस्टम हमेशा के लिए दफन हो चुका है। ब्रांड बचा लिया गया, पर लोगों का ट्रस्ट और सिस्टम कंप्लीटली डिसमेंटल हो गया। और यहीं आता है आज की इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन। आज तक हम सब यही सोचते थे ना कि ये केवाईसी, डेटा लोकलाइजेशन, आईटी ऑडिट्स, ये सब सरकारी झमेला है, बोरिंग रूल्स हैं, इनसे हमारा क्या वास्ता। पर असलियत ये है कि ये रूल्स और रेगुलेशंस कोई कॉर्पोरेट हर्डल्स नहीं है। ये आपकी और हमारी जिंदगी के वो इनविजिबल वॉचमैन हैं, वो पहरेदार हैं जो मिडिल क्लास की लाइफ सेविंग्स और हार्ड अर्न मनी को फ्रॉड्स और हवाला से बचाते हैं। जब तक ये वॉचमैन जाग रहे हैं, मेहनत की कमाई सेफ है। बोरिंग रूल्स ही आपको अमीर तो नहीं बनाएंगे, पर आपको सड़क पर आने से बचा लेंगे। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी तो शेयर करो, किसी के पैसे बच सकते हैं। और ऐसे ही सच जानने के लिए निफ्टी हसल।